Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the third chapter from the book Hornbill, and the name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues. This chapter is written by A.R. Williams. Okay students, let's begin the chapter. And first of all, I am telling you about the short introduction of this chapter, Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. Students, many centuries ago, a great civilization flourished in Egypt. A powerful royal family ruled over Egypt then. The rulers left behind their majestic tombs. The rulers were mummified and kept in their tombs. They believed in afterlife. They hoped the rulers would rise again. Tut was the last ruler of the royal family. He died young unexpectedly. His tomb was discovered in 1922 by Howard Carter. Who was Howard Carter? He was an English archaeologist, and he did it after a long search. And amazingly, he found everything intact. Intact means the same as it was at the time of his burial. So students, let's start the line by line Hindi explanation of the chapter. He was just a teenager when he died. मीन्स जब वो मरा वो केवल एक टीनेजर ही था. टीनेजर यू नो वेरी वेल, वो 13 से 19 ईयर्स एज तक का इसी बीच का था. द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और वो कौन था? एक पावरफुल फैमिली का लास्ट ईयर. ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, और वो कौन सी पावरफुल फैमिली? जिसने इजिप्ट पर रूल किया था एंड इट्स एम्पायर, और उसके साम्राज्य पर फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट, लैडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. यानी उसको गोल्ड से लैडन करके, यानी गोल्ड से लाद करके, यानी चारों ओर गोल्ड उसके रखते हुए उसको रेस्ट करने के लिए, यानी कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसको रेस्ट करने के लिए हमेशा के लिए रख दिया. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे उसको फॉरगॉटन कर दिया गया, भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. और since the discovery, यानी जब उसकी डिस्कवरी हुई उसकी टूम की 1922 में, उसके मकबरे की उसकी डिस्कवरी हुई, तो तभी से ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक संसार, हैज़ स्पेकुलेटेड, मतलब उसने अटकलें लगाना शुरू किया अबाउट वॉट हैड हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और साथ ही साथ उन लोगों ने जो उसके मर्डर की जो पॉसिबिलिटी थी उसको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रायोरिटी दी. उन्होंने सोचा कि डेफिनेटली उसका मर्डर हुआ होगा. नाउ लिविंग इन हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. और अब अपनी टूम को पिछले लगभग 80 ईयर्स में पहली बार अपनी टूम को छोड़ करके जो टट है वो पहली बार उससे बाहर निकला है, और उसका सीटी स्कैन हुआ है, और जिसने क्या किया है, न्यू क्लूज, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी डेथ के बारे में नए नए सबूत दिए हैं, नई नई जानकारियाँ दी हैं. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बॉयज़ फराव. और साथ ही साथ उसने क्या दिया है, उसके सिटी स्कैन ने जो प्रिसाइज डाटा, यानी एक उपयुक्त डेटा दिया हुआ है उसने, एक सटीक, जिससे कि क्या मिले, इस जो बालक फराव था, यानी इसको बॉयज़ बोला गया क्योंकि वो बहुत ही यंग एज पर उसकी डेथ हुई थी. तो और जो वहाँ पे किंग होते थे इजिप्ट में, उनको फराव या फेरो इस तरह से बोला जाता था. तो उसकी जो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है, यानी वैज्ञानिक जो जांच पड़ताल है, उसके करने के लिए काफ़ी कुछ जो है डेटा उसने प्रोवाइड किया है.
एन एंग्री विंड स्टिड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, यानी एक मतलब जब उसको उसके कब्र से निकाला गया तो एक क्रोधित हवा ने, स्टिड अप का मतलब एक तरह से खड़ा कर दिया, जगा दिया, घोस्टली डस्ट डेविल्स यानी भूतिया यानी डरावना बड़ा भयानक, डस्ट डेविल्स, डस्ट का मतलब धूल से बना हुआ एक राक्षस, जैसा आपने मूवी में देखा होगा, द मम्मी नाम की मूवी आई थी, उसमें धूल से एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया, धूल उड़ी और उस धूल ने एक राक्षस का जो फेस था उसके जैसा एक रूप बना लिया। तो एंग्री विंड ने क्या किया, धूल उड़ाई और उस धूल से उस राक्षस के जैसा एक आकृति बन गई। कब? एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से, जहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे हमेशा के लिए, जब वहाँ से निकाला गया, है ना। और कहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे, कौन सा प्लेस पर, कौन सा प्लेस था वो? इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, जो प्राचीन इजिप्ट की यानी मिस्र की जो सिमेट्री है वहाँ का कब्रिस्तान है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, उसको वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है, यानी राजाओं की घाटी। यानी वहाँ पर जितने भी जो किंग्स या किंग की फैमिली के जो लोग होते हैं वो मरते हैं, या स्पेशली किंग्स बोले हैं जो मरते हैं, तो उनको उसी एक जगह पर दफनाया जाता है, तो वो अलग होती है बाकी लोगों से। डार्क बैलिड क्लाउड्स हैड सेक्रेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, और क्या हुआ जब उसको निकाला गया उस दिन? डार्क बैलिड क्लाउड्स यानी बड़े बड़े, बैलिड का मतलब होता है तोंद वाले, बड़ी बड़ी तोंद वाले जो काले काले जो बादल थे, यानी बहुत विशाल विशाल काले काले बादल, हैड सेक्रेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, यानी उस डेजर्ट स्काई में, उस एकांत वीरान आकाश में, यानी वहाँ के, क्योंकि वो इजिप्ट में सब कुछ वीरान सा पड़ा हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर ये ममीज़ या ये सारी चीज़ें मिली, तो वहाँ पर उसको डेजर्ट स्काई बोला गया है वहाँ पर। तो पूरे दिन क्या हुआ, ये जो बादल थे ये वो सेक्रेड का मतलब तेज़ी से उड़ते रहे पूरे दिन, यानी आकाश में दिखाई देते रहे, इधर से इधर घुमड़ते रहे। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो स्टार्स थे उनको एक ग्रे के, मानो एक ग्रे कैस्केट में, व्हीलिंग माने छुपा लिया हो, वो छुपाए हुए हों। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यानी 5 जन 2005 को शाम को 6 बजे यानी 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler। तो क्या हुआ, संसार की सबसे फेमस ममी, सबसे प्रसिद्ध ममी को पहली बार गिल्डेड हेड, उसके गिल्डेड हेड को, जो पहले से ही सुसज्जित जो उसका हेड था, उसको एक सिटी स्कैनर में डाला गया, जो कि लेके आया था यहाँ पर, किस, ब्रॉट हियर, जो कि लेके आया, क्या लेके आया? टू प्रोब, प्रोब का मतलब परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इसको लाया गया था। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग का मतलब जो बहुत पुराने काल से चली आ रही जो चिकित्सकीय जो रहस्य थे उनको, उनका परीक्षण करने के लिए। और ये रहस्य किसके बारे में थे? दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, यानी इस छोटे जाने गए यंग रूलर के बारे में, जो कि डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो कि आज से लगभग 3300 ईयर्स पहले मर गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। मतलब जब इसको निकाला गया तो पूरे दोपहर को, यानी पूरे दिन एक लाइन लगी रही, किसकी? टूरिस्ट की, जो कहाँ से आए थे? फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार भर से, पूरे संसार भर से आए हुए जो टूरिस्ट थे उनकी लाइन लगी रही पूरे दिन। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, जो कि वहाँ पर आए हुए थे उस क्रैम्प्ड का मतलब बहुत ही छोटी सी तंग रॉक कट टूम, जो कि चट्टान से काट कर बनाई हुई जो टूम थी, मकबरा था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और जो कहाँ पर बनी हुई थी? लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के अंदर लगभग 26 फीट की गहराई पर ये जो मकबरा था, या कहीं के जो चैम्बर था जिसमें किंग टट को
वहाँ पर दफनाया गया था, तो उसको देखने के लिए वो सारे लोग और अपना रेस्पेक्ट उसको देने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, संसार भर से आए। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, और उन्होंने जो बरियल चैम्बर था, जिस चैम्बर में या जिस चैम्बर का मतलब एक कमरा सा जो बना था उसमें जहाँ पर उसको दफनाया गया था, तो उसकी जो दीवारें थी उस पर मुरल्स थे। मुरल्स का मतलब भित्ति चित्र बनी होती हैं दीवारों पर, पुराने समय में बना देते लोग, तो वो उनको घूर घूर कर देख रहे थे, यानी उनको देख करके बड़ी आश्चर्यचकित थे। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और उन्होंने जो टुट का जो गिल्डेड फेस था उसको भी जो है झांक करके देखा। द मोस्ट पियर्ड का मतलब होता है झांकना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था उसकी मम्मी का, ये सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचने वाला जो फीचर था उसकी मम्मी का, वो क्या था? शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो बाहर का जो कॉफिन का जो लिड था, उस जिस कॉफिन में, उसको कॉफिन किसे कहते हैं जिसमें हम डेड बॉडी को रखते हैं, तो ताबूत हिंदी में बोलते हैं उसको। तो उसका जो बाहर का लिड था वो जिस आकृति से बना था, जैसा बना था, वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर्स, कुछ विजिटर्स ने, कुछ ऐसे विजिटर्स थे जो पुरानी लैंग्वेज को पढ़ते थे, तो उन्होंने किसी गाइड बुक्स की हेल्प से, यानी कोई बुक थी उनके पास, उसकी हेल्प से उस पर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की, और पढ़ करके उन्होंने विस्पर किया। विस्पर का मतलब चुपचाप धीरे धीरे एक दूसरे से बात की और उसके बारे में बोले। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे कुछ चुपचाप खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो कुछ मनन कर रहे थे। पॉन्डरिंग का मतलब विचार कर रहे थे, सोच रहे थे किसके बारे में? जो टुट की जो अनटाइमली जो डेथ हुई थी, यानी असामयिक जो मृत्यु हुई थी उसकी लेट टीन्स में, यानी 17-18 ईयर्स के आसपास रही होगी उम्र। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्स, और वो वंडरिंग कर रहे थे, आश्चर्यचकित भी हो रहे थे, और विद शिवर माने एक कपकपी के साथ में, यानी उनको थोड़ा सा भय भी लग रहा था कि क्या जो फैरोज का जो कर्स है, फैरोज का कर्स क्या था? डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। क्या फैरो का कर्स था? यानी उसका जो कॉफिन था उस पर ही ये लिखा हुआ था कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, यानी जो कोई भी इसको डिस्टर्ब करेगा, यानी वो क्या कर रहा था? अपना रेस्ट कर रहा था, तो हमेशा के लिए रेस्ट के लिए था वो, तो इस पर ये लिखा था कि जो कोई भी इसको डिस्टर्ब करेगा तो डेथ और मिसफॉर्चून उस पर फॉल होंगे, यानी उसको पीड़ा देंगे, उसके सामने आएंगे, उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा, मृत्यु का भी, या फिर हो सकता है दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ सकता है। वॉज रियली ट्रू, तो क्या ये बात सत्य थी? इस बारे में बहुत सारे लोग डर से बड़े भयभीत होकर के इस बारे में विचार कर रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी है जो निकाली गई राजा टट की, वो काफ़ी बैड कंडीशन में है। बिकॉज ऑफ वॉट कॉटर डिड इन 1920s, किसकी वजह से? जो कॉटर ने, हावर्ड कार्टर जिसके बारे में मैंने बताया था, हावर्ड कार्टर ने 1920s में जो उसके साथ किया, उसकी वजह से जो मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। ये बात किसने कही? जाही हवास ने, सैड जाही हवास। शाही हवास कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, यानी ये इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल है एंटिक्विटीज़ की। एंटिक्विटीज़ क्या होती हैं? ये जो प्राचीन एंशिएंट जो थिंग्स होती हैं जो हमें इस तरह से खुदाई में, एक्सकेवेशन में मिलती हैं, तो उनको हम एंटिक्विटीज़ कहते हैं। तो उनकी एक इजिप्ट में सुप्रीम काउंसिल है, तो उसके सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वो, और कब कही उसने ये बात? जब वो एक थोड़ा बॉडी को देखने के लिए, किंग टट की बॉडी को देखने के लिए थोड़ा झुका, और उसने थोड़ी देर उसका एग्जामाइन किया, उसको काफ़ी देर देखा, तब उसने ये बात कही। कार्टर, हावर्ड कार्टर, उसने कहा कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज, हाँ वही, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, यानी हावर्ड कार्टर कौन था? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातत्वविद।
यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु डिस्कवर और हु स्टडी द आर्कियोलॉजिकल थिंग्स। तो हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टूम, जिसने 1922 में टट की जो टूम थी यानी उसकी जो कब्र थी उसको डिस्कवर किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी एक फ्यूटाइल का मतलब होता है निष्फल, जिसका कोई रिजल्ट ना निकला हो, है ना, लंबी ऐसे बहुत सारे वर्ष की लगातार जिसका कोई परिणाम ना निकला हो, उन कई वर्षों तक सर्च करने के बाद इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, हालांकि इसके जो कंटेंट्स थे यानी इसमें जो चीज़ें थीं उनको बड़ी हेस्टली माने बड़ी जल्दबाजी में बड़े अजीब तरीके से रैंसैक्ड कर दिया गया था, यानी कि छान डाला गया था। रैंसैक्ड माने छान लेना, इन एंटिक्विटी माने एंटिक्विटी में, जो मैंने अभी बताया, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और वो बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से सारी चीज़ें कंप्लीट थीं, यानी उसने बहुत कुछ उसके साथ किया लेकिन फिर भी सब चीज़ें, सारी जितनी भी चीज़ें थी मम्मी की वो सारी कंप्लीट थीं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और वो अभी तक का जितना भी हमने कुछ भी खोजा है तो वो अभी तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, सबसे ज़्यादा धनी रॉयल कलेक्शन था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और वो फेरो की जो लेजेंड होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, उनका एक हिस्सा बन गया था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग का मतलब होता है अमेजिंग, जो गोल्ड के अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही पुरानी जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी जो एटर्नल का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जो ब्रिलियंस थी, चमक थी, मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, वो इस बात का गारंटी देती थी, इस बात की गारंटी देती थी कि वो कैसी हैं, पुनर्जीवित होने वाली हैं, यानी वो कमिंग, दे विल कम बैक टू लाइफ, यानी वो हमेशा जो उनकी लाइफ है वो वापस से आ जाएगी। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, और उसने क्या किया था, इन चीज़ों ने जो डिस्कवरी के टाइम पर एक सेंसेशन माने एक हलचल सी मचा दी थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ये अभी भी सबसे ज़्यादा अटेंशन को गेट करते हैं। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन टट को इसके साथ ही साथ जो एवरीडे थिंग्स होती हैं यानी डेली की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ दफनाया गया था। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी उसको आफ्टर लाइफ माने मृत्यु के बाद की जो जीवन होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लाइफ। तो उसमें उसको जो ज़रूरत पड़ने वाली थी वो क्या क्या थे, देखिए, बोर्ड गेम्स था, अब ब्रॉन्ज रेजर था, रेजर जैसे सेव करते हैं, लाइनिन अंडरगारमेंट्स, और लाइनिन एक कपड़े का प्रकार होता है, तो लाइनिन के बने हुए अंडरगारमेंट्स थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और वाइन वगैरह को जो शराब होती है उसको रखने के केसेस, बर्तन वगैरह कह सकते हैं हम। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरी ट्रेजर, यानी फेरो का जो फनरी ट्रेजर था यानी उसके अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के समय जो ट्रेजर यानी खजाना जो कुछ भी उसके साथ में रखा गया था उसकी कई मंथ्स तक केयरफुली रिकॉर्डिंग करने के बाद, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब उसको लिखने के बाद, लिपिबद्ध कह सकते हैं हम उसको, कि उसको लिपि में लिखने के बाद में कि क्या क्या उसकी चीज़ें हैं थी साथ में, इन सबको लिखित रूप में रखने के बाद कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो उसके बाद कार्टर ने क्या किया, उसका जो 3 नेस्टेड माने 3 विमाओं वाला है ना, इसमें 3 साइड्स थी, 3 विमाओं वाले उस कॉफिन्स को वो इन्वेस्टिगेट करना उसने शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले को खोलकर, ही फाउंड अ श्राउड, जब उसने सबसे पहला वो खोला, जब कॉफिन को उसने सबसे पहले जब खोला तो ही फाउंड श्राउड, तो उसे क्या मिला, एक कफन मिला, एडॉन विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, जो कि किससे, एडॉन का मतलब डेकोरेटेड, किससे डेकोरेटेड था, गार्लैंड्स ऑफ विलो, विलो और ऑलिव लीव से। विलो एक ट्री का नाम होता है, ऑलिव आप जानते हैं जैतून होता है, तो विलो और ऑलिव की जो लीव्स थी उनसे एक गार्लैंड्स बनाई गई थी, मालाएं बनाई गई थी, तो उनसे वो डेकोरेटेड था। और क्या था उसमें,
वाइल्ड सेलेरी एक प्लांट होता है, डेकोरेट करने के लिए काम में आता है। लोटस प्लांट पीटल्स थी, कमल की पंखुड़ियाँ जो पत्तियाँ होती हैं फूल की। एंड कॉर्नफ्लावर्स का मतलब ये होता है एक प्लांट होता है, इस पर ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ये कॉर्नफ्लावर वो नहीं है, मक्का जो हम कहते हैं। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और ये क्या था, ये सारी चीज़ें मिलना एक फेडेड एविडेंस था, एक भद्दा सा एक प्रमाण था। किस बात का, कि उसकी बॉडी को मार्च या अप्रैल के मंथ में ही वहाँ पर दफनाया गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्च या अप्रैल के मंथ में ही वहाँ पर मिलती होंगी। When he finally reached the mummy, और जब वो अंत में जब मम्मी तक पहुँचा, दो ही ran into trouble, जब वो फाइनली जब मम्मी तक पहुँच गया तो क्या हुआ, उसके साथ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स होना शुरू हो गया, यानी कोई ना कोई परेशानी उसके साथ शुरू हो गई। कौन सी परेशानी शुरू हो गई? द रिचुअल्स रीजन्स हैड हार्डेंड, यानी जो रिचुअल रीजन्स थी, यानी जो रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, यानी उसके अंत्येष्टि जो की गई थी, उसका अंतिम संस्कार जो किया गया था, वो भी एक तरह का अनुष्ठान होता है हमारा। तो उसमें रेजिन्स का यूज़ किया गया था। रेजिन्स क्या होती हैं? किशमिश होती हैं। तो किशमिश का यूज़ किया गया था और वो किशमिश हार्ड हो गई थी। सीमेंटिंग टर्ट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और वो हार्ड हो गई थी। तो क्या हुआ था कि जो टट की जो बॉडी थी उसको उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन से, यानी गोल्ड कॉफिन की जो बॉडी थी, नीचे उसका जो बॉटम रहा होगा, उससे क्या किया उसने, सीमेंटेड कर दिया, यानी सीमेंट की तरह से उनको जॉइन कर दिया दोनों को, और काफ़ी कठोर हो गई थी उसके बॉटम से। उसको बहुत सारी किशमिश रख के उसके ऊपर शायद रखा गया होगा, सारी रीजन्स बिल्कुल सूख चुकी थी और बहुत ही हार्ड हो गई थी, जिससे क्या हुआ, ऐसा उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो मम्मी थी, वो कॉफिन के बॉटम से एकदम चिपक गई उससे। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और किसी भी तरह का लेजिटिमेट माने उचित बल लगा करके उसने कोशिश की कि उसको वहाँ से मूव करा सके, लेकिन वो मूव नहीं हो पाए। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने ये बात बाद में लिखी, व्हाट वॉज टू बी डन, और उसने लिखा कि अब क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। तो कार्टर ने सोचा कि ये जो सन है, सूर्य होता है, वो एक हैमर की तरह से, यानी एक हथौड़े की तरह से चोट कर सकता है। कहाँ पर? दिस फार साउथ इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट में, इस सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में, यानी वहाँ पर बहुत गर्मी होती है दिन के समय में, और जो सूर्य होता है वो बहुत तेज उसकी जो हीट होती है। तो उसने सोचा कि ये हैमर का काम कर सकता है। हैमर का काम कैसे कर सकता है कि जैसे हथौड़े से हम उसे काट कर निकालेंगे, लेकिन हथौड़े से काट कर निकालने में हो सकता है कि कुछ डैमेज हो जाए, तो सूर्य की रोशनी से वो रेजिन्स पिघल जाएंगी और उसकी बॉडी को उससे रिमूव कर लिया जाएगा इजीली। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने इस सन की हीट को, उन रेजिन्स को लूज करने के लिए प्रयोग करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इसी से इनको लूज कर दूंगा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने मम्मी को बाहर, ब्लेजिंग का मतलब एक तरह से झुलसाने देने वाली, जो हमें बहुत तेज़ झुलसा देती है, यानी हमें बहुत गर्मी लगने लगती है, ऐसी धूप में, सनशाइन में उस मम्मी को बाहर रख दिया। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और उस धूप ने उसको लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। उसके बाद उसने उसे हटा करके देखा उसकी मम्मी को, लेकिन वह कुछ भी हटा नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने जो वैज्ञानिक डिटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट का मतलब जो जैसे वैज्ञानिक होते हैं वो किसी चीज़ से ज़्यादा किसी तरह का इमोशन नहीं रखते, सेंसिटिव नहीं होते, और वी कैन से दे आर फ्री फ्रॉम पैसन। तो ऐसे एक आउटलुक लेकर के उसने बोला, क्या बोला, द कंसोलिडेटेड मटेरियल्स हैड टू बी चिजल्ड अवे। जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, कंसोलिडेटेड मतलब जो ठोस हो गया है, जो बिल्कुल कठोर हो गया है, उस मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, चिजल्ड माने क्या होता है, छेनी से काट देना। छेनी आप जानते ही होंगे बच्चों, जो लोहे की एक वो होती है, नीचे से काफ़ी शार्प होती है, उससे लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं। तो उसने कहा कि छेनी से इसको काटना पड़ेगा फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, क्योंकि
जो लिम्स हैं उनके नीचे, लिम्स का मतलब होता है जो हाथ और पैर हैं, एंड ट्रंक का मतलब जो उसका धड़ है उसके नीचे से, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, है ना, तभी जाकर के जो किंग्स के जो रिमेन्स हैं, उसका जो अवशेष हैं, उनको वहाँ से उठा पाना पॉसिबल हो पाएगा। उसने ऐसा बोला। इन हिज डिफेंस, और अपने डिफेंस में उसने क्या बोला, अपनी सुरक्षा में, यानी जो वो कर रहा था उसको सही ठहराने के लिए, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो उस ये बात थी कि कार्टर के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी इसके अलावा। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर उसने उस मम्मी को काट करके फ्री नहीं किया होता तो क्या होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। जो थीव्स होते हैं, चोर हैं, उन्होंने निश्चित रूप से जो गार्ड्स होते हैं उनको सर्कमवेंटेड का मतलब चीट कर दिया होता, यानी वो चीट कर देते उसको, एंड रिपेल्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और एंड रिपेल्ड इट, और उसको तोड़, रिप्ड का मतलब तोड़ देना, रिप्ड इट उसके अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, यानी गोल्ड को वहाँ से रिमूव करने के लिए उसको तोड़ दिया होता। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टुट के समय पर जो रॉयल्स होते थे, यानी शाही परिवार के लोग होते थे, वो फैबुलसली माने बहुत ज़्यादा अत्यधिक वेल्दी हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप्ड, और शायद उम्मीद करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने रिचेस को, अपने धन संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। कहाँ पर? मृत्यु के बाद। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी उस ग्रेट बियॉन्ड, यानी जो जीवन से परे जो जीवन होता है, उसकी यात्रा पर। किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और इसीलिए जो किंग टट था उसको ग्लिटरिंग गुड्स के साथ में, यानी बहुत ही शानदार चमकदार जो वस्तुएं थी उनके साथ में उसको दफना दिया गया। और लेविस्ड का मतलब बहुतायत में ऐसी वस्तुएं उसके साथ रखी गई। उनमें क्या था, देखिए, प्रीसियस कॉलर्स थे, बहुत ही मूल्यवान कॉलर्स, इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। इनलेट का मतलब जड़े हुए, हीरे या ऐसी चीज़ों से जड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एमलेट्स थे, एमलेट्स तावीज़ जिनको बोलते हैं, सेरेमनियल एप्रॉन, एप्रॉन जानते हैं जो कपड़े किसी सेरेमनी वगैरह पे, समारोह वगैरह पे जो पहने जाते हैं, है ना, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज। सीड्स क्या होता है, उसकी फिंगर और टोज के लिए जो सीड्स होती हैं, यानी फिंगर और टोज में जो पहने जाती हैं, अंगुस्ताने भी उनको बोलते हैं, उंगलियों के लिए, जैसे ग्लव्स होते हैं ऐसे केवल उंगलियों के लिए होते हैं, तो वो रख दिए गए थे। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो आइकॉनिक माने एकदम मूर्ति जैसी जो इनर कॉफिन था एंड मास्क था वो भी रख दिए गए थे, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये सारी चीज़ें किससे बनी थी? प्योर गोल्ड से बनी हुई थी, शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, और जो तट है किंग तट, उसको उसके एडोनमेंट से, यानी जितनी भी सजावटी वस्तुएं थी इन सबको सबसे अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने जो मम्मी का हेड है उसको रिमूव किया। एंड सिवियर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट, और सिवियर्ड का मतलब एक तरह से सेपरेटेड, लगभग प्रत्येक जो मेजर जॉइंट थे उनके, उसकी बॉडी के, उन सबको उन्होंने सेपरेट किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने इस सब काम को फिनिश कर लिया, अपना जो कुछ भी उसके बारे में स्टडी करनी थी वो कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। तो उन्होंने एक वुडन बॉक्स में, एक लकड़ी के बॉक्स में क्या किया, इन सारे जो रिमेन्स थे उसके, उन सबको एक सैंड की लेयर पर, यानी बालू बिछा करके बॉक्स के अंदर, और उसमें उनको रिजेंबल्ड कर दिया, यानी जैसे थे बिल्कुल वैसे ही उनको सेट कर दिया, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और साथ ही साथ उन पर कुछ पैडिंग कर दी, यानी कुछ चीज़ें लगा दी जिससे कि जो डैमेज हुआ था, जो चीज़ें डैमेज हुई हो वो कंसील की जा सके, छिपाई जा सके। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, और ये कौन सा बेड था जहाँ पर टुट अब रेस्ट करता है, यानी जहाँ पर अब जो है टुट की बॉडी को फाउंड किया गया है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। तो जो आर्कियोलॉजी है यानी पुरातत्व विज्ञान है ना, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशियंट आर्टिकल्स। तो जो आर्कियोलॉजी है वो सब्सटेंशली माने काफ़ी अधिक
काफ़ी अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं। इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स का मतलब जो बीच के जो दशक हैं, यानी तब से और अब तक के जो बीच में जो दशक आए हैं, जो समय गुजरा है, उसमें काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, और अब उसका ट्रेजर पर जो फोकस है वो कम रह गया है। यानी पहले जो आर्कियोलॉजी जो होती थी उसका मेन फोकस ट्रेजर पे होता था कि उसमें जो खजाना मिलेगा उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहता था, और अब उसका फोकस किस पर है? मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटीग्रिटी मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। यानी विशेष रूप से जो आश्चर्यजनक, फैसिनेटिंग का मतलब मनोहर या आश्चर्यजनक जो डिटेल्स ऑफ लाइफ हैं, जीवन की जो डिटेल्स हैं, और इसके अलावा जो इंट्रीग्रेटिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ हैं, यानी मृत्यु की ऐसी मिस्ट्रीज, ऐसे रहस्य जो इंट्रीगिंग माने एक तरह से हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने वाले, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, उन पर अब फोकस ज़्यादा होने लगा है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब आर्कियोलॉजी में क्या किया जाता है, जो और भी ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड माने बहुत ही जटिल जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड रहती है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी 1968 में कार्टर की डिस्कवरी से लगभग 40 ईयर्स से भी ज़्यादा समय के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने, एनाटॉमी क्या होता है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी जो बॉडी होती है हमारी, शरीर रचना विज्ञान हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया, एक्सरे आप जानते ही होंगे, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक बहुत ही स्टार्टलिंग माने बहुत ही आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग फैक्ट को, सच्चाई को उन्होंने रिवील किया, प्रकट किया। क्या किया उन्होंने, क्या बताया? बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चैट, यानी रेजिन्स के नीचे जो किसमिस जो थी वहाँ पर, उनके नीचे जिन्होंने उसकी जो चेस्ट थी उसको केक कर दिया था, यानी कठोर परत बना दी थी, जो रेजिन्स की जो कठोर परत बन गई थी उसकी चेस्ट के नीचे। हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी, यानी जो छाती की जो बोन्स थी, हड्डियाँ, पसलियाँ कह सकते हैं हम उनको, एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और जो फ्रंट रिब्स हैं, जो रिब्स पसलियाँ होती हैं, ब्रेस्ट की बोन होंगी, तो बोन और जो रिब्स थी उसकी वो मिसिंग हैं। ये फैक्ट रिवील किया किसने? एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने 1968 में। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।